देखो बच्चा पार्टी, अगर मैंने ये कैपेसिटर की प्लेट है इसे किसी ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे दो तरीके की करंट होगी। एक जो वायर के अंदर है उसे कंडक्शन करंट कहेंगे, जो कि अपन पढ़ते भी हैं डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर तुमसे पूछ दे कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट आती किस वजह से है तो तुम बताओगे अगर किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है। क्या चीज? इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में से कुछ भी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट होगी ही होगी। तो सबसे पहले तो तुमसे क्या पूछ सकता है एग्जामिनर कि भाई बताओ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब जनरेट होंगी? तो तुम उसका बोलोगे सोर्स क्या होता है? एक्सेलरेटिंग चार्ज। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग? वेलकम टू माय क्लास। कैसे सारे प्यारे प्यारे बच्चे? आई होप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और मस्ती में होंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं बच्चा पार्टी माइंड मैप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, बहुत ही मतलब छोटू सा चैप्टर है। ठीक है, और बहुत ही कम नंबर ऑफ कंसेप्ट भी हैं और नीट का अगर वेटेज देखें तो हर साल अगर आया तो एक सवाल ही आता है, इससे ज़्यादा कि एक क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन इस चैप्टर से रहती नहीं। बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, तो छोटू से चैप्टर को छोटू से तरीके से जल्दी से खत्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट करंट का। ठीक है, अब तुम पहले समझो कि डिस्प्लेसमेंट करंट में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट में तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ दो बातें पता होनी चाहिए। देखो बच्चा पार्टी, अगर मैंने ये कैपेसिटर की प्लेट है इसे किसी ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे दो तरीके की करंट होगी। एक जो वायर के अंदर है उसे कंडक्शन करंट कहेंगे, जो कि अपन पढ़ते भी हैं डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डी क्यू बाई डी टी, उसे कंडक्शन करंट कहेंगे, जो नॉर्मल करंट हम अभी तक पढ़ते हैं। एक प्लेट के एरिया के बीच में, जो प्लेट के एरिया के बीच में जो खाली जगह है जहां पे कोई वायर नहीं है, वहां पे भी एक करंट होती है जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। वहां पे भी एक करंट होती है जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। थ्रू एक्सपेरिमेंट्स हमें यह पता चला कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या आती है? सेम आती है। थ्रू एक्सपेरिमेंट हमें पता चला कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या आती है? सेम आती है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू बराबर आती है। अब कंडक्शन करंट क्या होती है? नॉर्मल डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी जिसे कहते हैं, आईडी नाम से डिस्प्लेसमेंट करंट है, वो होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। तो अगर तुमसे पूछ दे कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट आती किस वजह से है तो तुम बताओगे अगर किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है। क्या चीज? इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में से कुछ भी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट होगी ही होगी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई, फाई मतलब फ्लक्स, ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाय डी टी। कंडक्शन करंट डी क्यू बाई डी टी सब जानते ही हैं, और थ्रू एक्सपेरिमेंट हमें पता चला कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू बराबर आती है। तो ये पहला टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट करंट का। दो बातें पता होनी चाहिए कि कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर होते हैं, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाय डी टी। फाई मतलब फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंफर्टेबल है? क्लियर है? अब इसके बाद आती है मैक्सवेल की चार इक्वेशंस। सबसे पहली दैट इज गॉस लॉ, जो पढ़ रखा है आपने, इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। दूसरी इक्वेशन जो है वो है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, इंटीग्रल बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। इससे हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। जो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है या फिर सेकंड लॉ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल कह दे, दोनों एक ही बात है। उससे हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। हमेशा किसी भी वॉल्यूम के लिए इंटीग्रल बी डॉट डी एस की वैल्यू क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस की वैल्यू जीरो आएगी। ये गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही है। इंटीग्रल ई डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस क्या होता है? क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो दो क्लियर है पहले से। थर्ड आ जाता है इंटीग्रल ई डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। इंटीग्रल ई डॉट डी एल किसके बराबर होता है? माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी। फाई बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे यहाँ पे फाई ई था ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, फाई बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स।
तो इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। EMI चैप्टर में पढ़ा था, इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव/dt। तो ये EMI वाला मैक्सवेल्स इक्वेशन है। जो चौथी इक्वेशन होती है मेजरली मैक्सवेल की, सिर्फ चौथी इक्वेशन में अंतर आता है। इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जो एम्पियर्स लॉ पढ़ा था, अब वो बदल होके हो जाता है एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। क्या हो जाता है? एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई जो था, आई के साथ आई जो था वहां पे कंडक्शन करंट था, उसमें एक टर्म और ऐड हो जाता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। इसी टर्म को क्या कहते हैं? इसी टर्म को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट लिखा है एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाय डी टी। तो जो आपका एम्पियर्स लॉ था बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, उसमें आई में करंट में एक टर्म और ऐड हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। जो किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। तो ये हो गई मैक्सवेल की 4 इक्वेशन। मेजरली सिर्फ ये चौथी इक्वेशन आपके लिए है, बिकॉज देखो ये 3 इक्वेशन तो सेम ही है जो पहले पढ़ रखी है। इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बी डॉट डी एस जीरो होता है मैग्नेट इंटीग्रल। और इंटीग्रल ई डॉट डी एल इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी। ये पढ़ चुके हैं। बस चौथा जो आपकी एम्पियर्स लॉ वाली इक्वेशन थी, उसी में एक ये टर्म एडिशन है, और इसी टर्म को अपन डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। आई होप यहाँ तक सभी बच्चे कंफर्टेबल होंगे एंड क्लियर। अब बात आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मेजरली यही जो एक लिखा है, यही पार्ट सिलेबस में और इसी पे सवाल आते हैं। तो सबसे पहले तो तुमसे क्या पूछ सकता है एग्जामिनर कि भाई बताओ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब जनरेट होंगी? तो तुम उसका बोलोगे सोर्स क्या होता है? एक्सेलरेटिंग चार्ज। कभी भी अगर चार्ज के पास एक्सेलरेशन होगा तो वो ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। क्या चीज? कभी भी अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन हुआ तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कुछ खास बातें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में होती हैं, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में होती हैं, और ये दोनों परपेंडिकुलर होती हैं प्रोपोगेशन की डायरेक्शन की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड यार परपेंडिकुलर, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होती है। ये पॉइंट लिखा नहीं है, लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर इन सेम फेज। इनके फेज डिफरेंस क्या होता है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? सेम फेज में होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं प्रोपोगेशन के। तो जो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करती है वो डायरेक्शन कैसे निकालते हो? इस फॉर्मूले से निकालते हो। E क्रॉस बी इज ऑलवेज पैरेलल टू सी वेक्टर। सी क्या है बच्चा पार्टी? स्पीड ऑफ लाइट। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है वो डायरेक्शन निकालने के लिए E क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आएगा वही डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव आ जाएगी। अब कैसे निकालना है इसका? निकालने का बच्चा पार्टी बिल्कुल देसी तरीका, सीधा हाथ जो पहले बता रखा है, अंगूठा उंगलियां 90 डिग्री पे रखेंगे, हथेली अपनी उंगलियां जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वेक्टर के डायरेक्शन में करोगे, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में उंगलियां कर्ल करोगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है, इस प्लेन में है, तो जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियां रख के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करोगे। अंगूठा क्या दे देगा? ये अंगूठा क्या दे देगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव दे देगा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव दे देगा अंगूठा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो सीधा हाथ लोगे, बाहर की तरफ साथ हाथ रखोगे। मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर है तो ऊपर की तरफ उंगलियां कर्ल करोगे, अंगूठा इधर आ गया, तो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर जा रही होगी? इस डायरेक्शन में जा रही होगी। तो अंगूठा हमेशा क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन दे देगा। इसी चीज को अंग्रेजी में लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से, ई क्रॉस बी विल बी इक्वल टू सी नहीं है, देखो ई क्रॉस बी पैरेलल टू सी वेक्टर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किसकी डायरेक्शन में होगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के डायरेक्शन।
दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो E/B का रेशियो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट c के बराबर आता है। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए E/B किसके बराबर होता है? c के बराबर होता है। तीसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे चलती है? बेसिकली लाइट ही तो है, तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। तो जिस किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करेगी, उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी स्पीड होगी। वैक्यूम में c से चलती है, c दैट इज 3 × 10⁸ और किसी मीडियम में चले गए तो मीडियम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ वेव इन एनी मीडियम क्या लिखते हो? c/μ। म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड वही होती है जो उस मीडियम में लाइट की स्पीड होती है। लाइट की स्पीड किसी भी मीडियम में क्या होती है? c/μ। लिख भी रखा होगा कहीं मैंने, देखो μ = c/v। ठीक है, तो Vm दैट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दैट मीडियम, वो किसके बराबर होगा? c/μ के बराबर होगा। वेव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? ω/k से निकालते हैं और हमेशा किसके बराबर होगी? c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे लिखोगे? Ex जैसे मान लो लिखा है तो E0 sin of ωt - kz i कैप। तो समझना बच्चा पार्टी, कोई भी अगर वेव इक्वेशन दे रखी है तो देखो k के साथ यहाँ पे z लिखा है, मतलब ये वेव किधर जा रही है? अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन जा रही है। वेव चैप्टर में अपन ने डायरेक्शन और प्रोपगेशन ऑफ वेव देखना सीखा था। सिंपली जो भी k के साथ एक्सिस लिखी होती है, x y z जो भी लिखी होती है, यहाँ z लिखी है तो वेव किधर प्रोपोगेट कर रही है? z एक्सिस के लॉन्ग। अगर यहाँ y लिखा होता तो वेव किधर जा रही होती? y एक्सिस के लॉन्ग। अगर यहाँ पे x लिखा होता वेव किधर जा रही होती? x एक्सिस के लॉन्ग। बाकी पॉजिटिव डायरेक्शन जा रही है, नेगेटिव, वो कैसे देखते थे? साइन से। अगर दोनों के अपोजिट साइन होते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन, दोनों के सेम साइन होते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमेशा E×B की वैल्यू पैरेलल आती है प्रोपोगेशन वेक्टर के। E×B हमेशा पैरेलल आता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के। तो वेव जिस डायरेक्शन में जा रही होती है वो वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन निकालने के लिए E×B निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? सीधा हाथ लोगे, पहले क्या लिखोगे? जैसे चांटा दिखाते हो ना अपना, वैसे तो वैसे ही हाथ जो होगा पूरी ये लाइन की जो उंगलियां हैं ये वाली, ये अलाइन करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी डायरेक्शन में, फिर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में उंगलियां कर्ल करोगे, अंगूठा अपने आप क्या दे देगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो इधर उंगलियां करोगे, इधर की तरफ उंगलियां कर्ल करोगे, जिधर मैग्नेटिक फील्ड थी अंगूठा क्या दे देगा? ऊपर। मतलब ये EM वेव किधर जा रही होगी? ऊपर जा रही होगी। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इस तरह से निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन लिख दिया, मैग्नेटिक का लिख दिया। वेव वेलोसिटी क्या होती है? ω/k होती है। EM वेव के लिए वो हमेशा क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। c क्या होता है? 1/√μ0 एप्सिलॉन होता है। किस, कहाँ पे? वैक्यूम में। किसी मीडियम में चले जाओगे तो स्पीड Vm जो होगी 1/√μ ऑफ मीडियम इंटू एप्सिलॉन ऑफ मीडियम हो जाएगा। म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कैसे डिफाइन करते हैं? c/Vm। v क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दैट मीडियम। तो किसी भी मीडियम में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड चाहिए, किसी भी मीडियम में अगर स्पीड चाहिए तो मीडियम में जो स्पीड होती है वो क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला यही लिखा है। क्लियर है? अब इसके बाद कुछ बातें हो जाती है एनर्जी के लिए। तो समझना, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी होती है इक्वली, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, जितनी एनर्जी किसी भी यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होती है उतनी ही एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के पास भी होती है। एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। ERMS, ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? E0/√2। E0 क्या है? पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अगर ये इक्वेशन दे रखी है तो ये जो साइन से पहले जो टर्म लिखा है ये क्या लिखा है? पीक वैल्यू। ये पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ERMS क्या होगा बच्चा पार्टी? E0/√2। क्लियर है? इसी तरह BRMS, आरएमएस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन √2। एवरेज एनर्जी UE, और ये ब्रैकेट का मतलब होता है एवरेज। एवरेज एनर्जी विद इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर होती है। एवरेज एनर्जी विद मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? BRMS का स्क्वायर अपॉन
टू म्यू नॉट। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड और एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बराबर होती है हमेशा। टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी प्लस मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी दोनों ऐड कर दोगे, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, ये टर्म और ये टर्म बराबर हैं, तो यहां से जो टोटल एनर्जी होगी वो ई आर एम एस के टर्म में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई आर एम एस का स्क्वायर या फिर बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट आ जाए। अगर आर एम एस ना पीक वैल्यू के टर्म में बात करें तो टोटल एनर्जी आ जाएगी हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या बी नॉट स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट। तो टोटल एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला आ गया। एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई, एनर्जी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड ये आ गई, दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये लिख दिया, सारे पॉइंट कवर। अगला फॉर्मूला आता है इंटेंसिटी का, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। जो भी एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसे स्पीड ऑफ लाइट सी से मल्टीप्लाई कर दोगे, इंटेंसिटी आ जाएगा। तो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी लिख दो। मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में बात करेंगे तो बी नॉट स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट इंटू सी लिख दो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के टर्म में बात करोगे तो बी नॉट इंटू ई नॉट अपॉन टू म्यू नॉट, बी नॉट इंटू ई नॉट अपॉन टू म्यू नॉट। ठीक है, तो इंटेंसिटी के ये तीन फॉर्मूले हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में, दोनों के टर्म में। क्लियर है, कुछ नहीं करना है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो भी दे रखी, जो भी टोटल एनर्जी डेंसिटी है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, तो स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दो, बस सी से मल्टीप्लाई कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले को कर दोगे तो ये आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वाला जो फॉर्मूला है उसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये था। यहाँ तक कंफर्टेबल है सभी लोग, बढ़िया से। ई बाई बी क्या होता है, सी होता है, तो वही सी की जगह ई बाई बी पुट कर दोगे तो वहाँ से ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, बी नॉट ई नॉट अपॉन टू म्यू नॉट। तो ये इंटेंसिटी के फॉर्मूले, इंटेंसिटी के फॉर्मूले और एनर्जी के फॉर्मूले ध्यान रखने रहते हैं, डायरेक्टली सवाल आते हैं, वैल्यू पुट करोगे आंसर आता है। अब लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर आ जाता है फोर्स और रेडिएशन प्रेशर का, कि भाई मान लो कोई ये वॉल है, इस पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, टकराई, तो वेव आएगी, जब टकराएगी तो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ क्या कैरी करती है, मोमेंटम कैरी करती है, तो मोमेंटम लेके आएगी, टकराएगी, कोलाइड करेगी, तो मोमेंटम से जब टकराएगी तो क्या कुछ फोर्स लगाएगी, कुछ प्रेशर अप्लाई करेगी, बिल्कुल। तो वही फोर्स और प्रेशर की बातें करी गई हैं। तो अपने पास दो तरीके की सरफेसेस होंगी एग्जाम में, बस तुम्हें ये बात ध्यान से रीड करनी है कि सरफेस कैसी है। अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुई या कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस हुई। कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जो चेंज इन मोमेंटम आता है, मैंने बताया भी है पहले भी, रिफ्लेक्ट जितनी स्पीड से आई उसी स्पीड से अगर कोई चीज़ वापस लौट जा रही है तो कंप्लीट रिफ्लेक्शन के केस में चेंज इन मोमेंटम 2p के बराबर आता है। तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला 2p हो जाता है, दैट इज 2 इंटू यू बाय सी। यू क्या है बच्चा पार्टी, एनर्जी। आई क्या है बच्चा पार्टी, इंटेंसिटी। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी एनर्जी दे रखी है तो 2 इंटू यू बाई सी कर दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के केस में। फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो 2u बाई सी इंटू डेल्टा टी कर दोगे, दैट इज 2i बाई सी इंटू एरिया कर दोगे। यहाँ करेक्शन आएगा, 2u बाई सी आ जाएगा, ई नहीं सी। तो ये 2u बाई सी था, इसे डेल्टा टी से डिवाइड कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा। अगर इसे इंटेंसिटी के टर्म में बात करेंगे तो 2i बाई सी इंटू एरिया। तो फोर्स किसी भी सरफेस पे जो लगता है, अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखी है तो 2 इंटू आई बाई सी इंटू एरिया ऑफ दैट प्लेट कर दोगे तो उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा ये आ जाएगा। लास्ट पार्ट आता है प्रेशर का, कि रेडिएशन प्रेशर कितना आता है। तो 2i बाई सी होता है रेडिएशन प्रेशर, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के केस में 2i बाई सी होता है। आई क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है। कंफर्टेबल है। दूसरी जो सरफेस आपको देखने को मिल सकती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस, मतलब कोई भी रेडिएशन आई, रिफ्लेक्ट पड़ी और एब्जॉर्ब हो गई, रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं गई, उस केस में चेंज इन मोमेंटम मोमेंटम के बराबर ही हो जाता है, जिसकी वैल्यू ई बाई सी हो जाएगी। ई क्या है, टोटल एनर्जी। ई लिखो जैसा यू लिखो, एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू से।
बिकॉज ई इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, बाद में कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो अगर कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस होगा तो चेंज इन मोमेंटम पी के बराबर होगा, दैट इज यू बाय सी। यू क्या है? एनर्जी। क्लियर है? फोर्स की बात करेंगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है, तो ये यू बाय सी था, इसे टाइम से और डिवाइड कर दो, जो भी टाइम दे रखा होगा उससे डिवाइड कर दोगे, तो u बाई सी तो मोमेंटम था, टाइम से डिवाइड कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा। इंटेंसिटी के सिस्टम में बात करेंगे, अगर कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो I बाई सी इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इनटू एरिया कर दोगे तो क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। रेडिएशन प्रेशर की बात करें कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस के केस में तो I बाई सी, तो प्रेशर I बाई सी आ जाता है, फोर्स I बाई सी इंटू एरिया आ जाता है, और मोमेंटम U बाई सी आ जाता है। कंफर्टेबल है? क्लियर है? बस यही कुछ फॉर्मूले से, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी बात, लास्ट पार्ट जो आता है वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो ये पूरा अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ईएम वेव जो रेडिएशंस आती हैं, जो पूरे स्पेक्ट्रम की मैं बात करूं, तो अभी तक जो हम लोग ने फाइंड कर पाए हैं स्पेक्ट्रम, वो ये पूरा स्पेक्ट्रम है, जिसमें ये जो रीजन है ये कौन सा है? वेब गियर, जो हमारे विजिबल रीजन कहते हैं, जो देखने के काम आता है। इसके आगे जाओगे इंफ्रारेड आएगा, फिर माइक्रोवेव आएगा, फिर रेडियो वेव आएगा। इधर जाने पे यूवी, एक्सरे और गामा रेज मिलते हैं। ध्यान रखना बच्चा पार्टी, ध्यान रखना बच्चा पार्टी, जब भी आप इधर से इधर मूव करोगे, ठीक है, टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करोगे, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन डिक्रीज करेगी। इधर से इधर मूव करने पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है, वेवलेंथ इंक्रीज करती है, एनर्जी डिक्रीज करती है। मतलब समझ आइए, रेडियो वेव सबसे इधर है तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, लेकिन इसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी। तो रेडियो वेव जो होती हैं वो फ्यू मीटर्स तक की होती हैं। ठीक है, तो रेडियो वेव्स 10 मीटर 20 मीटर तक की भी बड़ी, इतनी बड़ी भी रेडियो वेव होती हैं। तो सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो वेव की। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स की। सबसे कम एनर्जेटिक कौन सी होती है? रेडियो वेव की एनर्जी सबसे कम होती है। अब जब भी तुम इधर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूव करोगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करने में फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वेवलेंथ कम होती है, एनर्जी बढ़ती है। मतलब अगर यहाँ पे आ जाओगे इस पे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी, गामा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, 10⁻⁻15 16 के ऑर्डर की होती है। इसी वजह से गामा रेज को डिटेक्ट करना सबसे मुश्किल होता है। तो जब भी तुम यहाँ से इधर की तरफ जाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, वेवलेंथ घटेगी। और जब भी तुम इधर से इधर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, एनर्जी घटेगी, लेकिन वेवलेंथ बढ़ेगी। और नेक्स्ट चीज़ जो तुमसे पूछी जा सकती है, वेवलेंथ के ऑर्डर पूछे जाते हैं, और इन सारी रेडिएशंस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या यूजेस होता है, ये सारी बातें पूछी जा सकती है। उसके लिए मैंने ये टेबल लिख दी है, सिर्फ इसको याद करना है और आपका काम हो जाए। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में जो रेडियो वेव होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻11 हर्ट्ज के ऑर्डर की होती है। वेवलेंथ ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर से बड़ी वेवलेंथ जो होती है उन्हें रेडियो वेव्स कह देते हैं। इनका काम होता है एफएम में, एएम में, जो सेल फोन से बात कर पा रहे हो, या टीवी पे मैच वैच देख लेते हो, कहीं भी हो रहा होता है, अफ्रीका में मैच चल रहा है यहाँ देख ले रहे हो, तो ये सारा जो कम्युनिकेशन पर्पस है वो रेडियो वेव पे होता है। फिर आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी 10⁻11 हर्ट्ज से 10⁻13 हर्ट्ज के ऑर्डर की होती है। वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से लेके 250 माइक्रो 25 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से लेके मिलीमीटर के ऑर्डर की वेवलेंथ होती है। इसका काम देखो, घरों में माइक्रोवेव ओवन होता ही है, हीटिंग इफेक्ट के लिए काम कर ही लेते हो, और जो रडार सिस्टम होता है वो सब माइक्रोवेव पे काम करते हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा आईआर, दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन। तो जो घरों में टीवी रिमोट्स होते हैं, जिससे टीवी से तुम चैनल वैनल चेंज करते हो, उसमें देखो एक बहुत छोटी सी लाइट जल होती है, वो बेसिकली इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करते हैं, और टीवी में एक सेंसर लगा होता है, वो डिटेक्ट करके चैनल चेंज कर देता है। तो इसका काम टीवी रिमोट में आता है। फ्रीक्वेंसी मैंने लिख दी, 10⁻13 से 10⁻14 हर्ट्ज के ऑर्डर की होती है। वेवलेंथ 25 माइक्रोमीटर से लेकर 2.5 माइक्रोमीटर के रेंज की वेवलेंथ होती है। फिर आता है विजिबल। विजिबल का काम क्या होता है? देखने के लिए, जो भी आजकल मतलब आस पड़ोस में तुम कुछ भी देख पा रहे हो, ड्यू टू विजिबल लाइट्स, विजिबल रेडिएशन से ही देख पा रहे हो। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 4 से लेके 7.5 4
4 से लेके 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज के ऑर्डर की होती है। वेवलेंथ की बात करूं तो 400 माइक्रोमीटर से लेके 750 माइक्रोमीटर तक के, सॉरी माइक्रोमीटर कह रहे हैं, नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर के ऑर्डर की वेवलेंथ होती है। इसके बाद आती है यूवी रेज। तो यूवी रेज वैसे तो हार्मफुल रेडिएशन नहीं होती हैं, इनका कोई काम तो होता नहीं है, लेकिन हाँ, अभी कोविड हुआ था तो सैनिटाइजेशन के लिए मोबाइल या हाथ वाथ यूवी रेज से फाइन मतलब पास करा के फिर यूज़ करते थे। तो ये जर्म वर्म को जो होते हैं उनसे किल कर देता है, तो सैनिटाइजेशन के पर्पज से यूज़ ले लिया जाता है। वेव फ्रीक्वेंसी 10⁻15 से 10⁻17 हर्ट्ज के ऑर्डर की होती है। वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेके 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के ऑर्डर की वेवलेंथ होती है यूवी रेज की। सैनिटाइजेशन के पर्पज़ के काम आता है। फिर उसके बाद आता है एक्सरे। हड्डियाँ टूट जाती हैं, तो हड्डियाँ टूटी हैं कि नहीं टूटी हैं कैसे पता करते हो? एक्सरे फोटोग्राफी से करते हो, तो मेडिकल यूज़ में आ जाता है। फ्रीक्वेंसी 10⁻17 से 10⁻20 हर्ट्ज की होती है। वेवलेंथ 10 नैनोमीटर से लेकर 0.01 नैनोमीटर, इतनी छोटी वेवलेंथ तक का वेवलेंथ होता है। फिर आता है लास्ट गामा रेज। गामा रेज की बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी होती है, 10⁻20 से 10⁻24 हर्ट्ज की। वेवलेंथ जो होती है 10⁻−12 मीटर से भी छोटी ऑर्डर की होती है। और ये बहुत छोटी होती है, हाईली एनर्जेटिक होती है। कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? जो न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं वहीं पे प्रोड्यूस होती है, और वहीं पे इनका यूज़ भी होता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड ईएम वेव्स। आई होप यहाँ तक सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद दोस्तों। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली आपको देखो, एक तो ये टेबल याद रखनी है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की, और इनका यूजेस क्या होता है। बहुत हार्डकोर याद ना हो, लेकिन आइडिया हो तो काम चल जाएगा। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, मतलब वैसे तो पूरे चैप्टर में गिनती की तो 4 चीज़ें हैं। एक तो ये रेडिएशन प्रेशर वाला कंसेप्ट, फोर्स प्रेशर और मोमेंटम वाला केस, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग केस और कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग केस। दोनों में कोई अंतर नहीं है। रिफ्लेक्टिंग वाले में हर जगह 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई नहीं है, सेम ही फॉर्मूले हैं। बाकी फिर एनर्जी के लिए ध्यान रखना है कि एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में बराबर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर होती है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ बी आर एम एस स्क्वायर अपॉन 2 होती है। टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो इनका सम हो जाएगा। इसको भाई ये दिस और दिस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी बराबर है तो इसको अगर 2 बार ऐड करोगे तो एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर आ जाएगा। इसको 2 बार ऐड करोगे तो बी आर एम एस स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ आर एम एस ये आ जाता है। आर एम एस वैल्यू की जगह ई नॉट बाई √2 पुट कर दोगे तो पीक वैल्यू के टर्म में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर आ जाएगा, या फिर बी स्क्वायर अपॉन 2 मिनट हो जाएगा। इंटेंसिटी चाहिए तो जो ये एनर्जी टोटल एनर्जी डेंसिटी आई थी इसे स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। थर्ड आता है प्रोपोगेशन की बातें। प्रोपोगेशन में ये बात ध्यान रखिए, ई क्रॉस बी पैरेलल टू सी होता है, ई बाई बी की वैल्यू सी होती है, और बाकी जो वेव ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। सी की वैल्यू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सी बाई वी एम होता है। बाकी प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, डायरेक्शन निकालने के लिए हैंड रूल, सीधा हाथ लेना है, उंगलियां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करोगे, उंगलियों को रोटेट करोगे, अंगूठा अपने आप क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव दे देगा। फिर ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है, ये 3 तो सेम ही है। गॉस लॉ थी, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्स वाली, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। फिर आ जाता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस का डी फाइव बाई डी टी। ये जो बस आपकी जो एम्पियर लॉ था, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, उसमें एक टर्म और ऐड हो जाता है, इसी को डिस्प्लेसमेंट करंट करते हैं, कहते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाइव बाई डी टी। और ये एक कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट था जिसमें अपन ने सीखा कि कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर आते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट, और कंडक्शन करंट डी क्यू बाई डी टी होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी होता है। तो यही था बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इससे ज़्यादा कुछ भी चीज़ नहीं है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। टाटा बाय बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।